So we'll quickly revise what we have learned in the last session. We'll start off with atomic nucleus. इससे पहले हमने de Broglie explanation for the second postulate of Bohr वो देखा था हमने. उसका रिवीजन करने का एज सच कोई नीड नहीं, क्योंकि कल ही 2-3 बार हमारा हो गया था. तो टुडे वी विल स्टार्ट बाय रिवाइजिंग ओनली atomic nucleus and onwards. So as you remember, there are two constituents of a nuclei, protons and neutrons. The protons and neutrons together are known as nucleons. Then you know that mass of a proton is 1836 times of electron, or mass of proton and neutron, they are nearly same. Then proton is positively charged and its magnitude is equal to magnitude of charge on electron. तो proton का चार्ज प्लस ई होता है, मतलब प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है माइनस ई, मतलब माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. Then we know that neutron is electrically neutral, it has no charge. Then the number of protons in the nucleus of an atom is known as atomic number and is denoted by Z. So Z मतलब atomic number tells you how many number of protons are there inside the nucleus of an atom. और क्योंकि atom electrically neutral होता है, तो atomic number also tells you what is the number of electrons in an atom. लेकिन normally ये atomic number हम लोग nucleus के लिए define करते हैं, तो number of protons के लिए हम लोग use करते हैं इसको. Then since the number of protons and electrons in an atom are same, therefore atomic number also gives number of electrons, जो मैंने अभी बताया. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एन एटम इज नोन एज न्यूट्रॉन नंबर, और इसको आप डिनोट करते हो कैपिटल एन से. तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन द न्यूक्लियस, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का टोटल नंबर मिला के उसको बोलते हैं मास नंबर. और मैंने आपको कल बताया था कि इसको मास नंबर क्यों बोलते हैं, क्योंकि एटम का मोर देन 99% ऑफ द मास कम्स फ्रॉम द न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस के अंदर टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने, उसको हम लोग बोलते हैं मास नंबर. तो मास नंबर ए इज जेड प्लस एन, या फिर एन प्लस जेड. ओके. अगर हमको किसी भी एक एलिमेंट को डिनोट करना है, फॉर एग्जांपल मुझे अगर एक्स एलिमेंट को डिनोट करना है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर हम लोग लिखते हैं ए मास नंबर, और नीचे लिखते हैं जेड. कभी कभी यू विल आल्सो सी इन सम केसेस, मैं बता देता हूँ यहाँ पे, इन सम केसेस यू विल सी दैट, तो ठीक है, इन सम केसेस व्हाट यू विल सी इज लेफ्ट हैंड साइड के साथ साथ राइट हैंड साइड टॉप पे न्यूट्रॉन नंबर भी लिखते हैं, या तो टॉप या तो बॉटम पे. तो अगर एक्स एलिमेंट है और एक्स एलिमेंट के लेफ्ट हैंड साइड टॉप पे क्या है, मास नंबर, बॉटम पे क्या है, एटॉमिक नंबर, और राइट हैंड साइड बॉटम पे न्यूट्रॉन नंबर लिखते हैं, दैट इज ए माइनस जेड. देन we have seen in the last session what are isotopes, isotones and isobars. अगर आपको याद होगा, isotopes are the atoms of the same element के atoms है with same number of protons but different number of neutrons. So atoms of same element with same number of protons but different number of neutrons are known as isotopes of each other. और इसका मैंने आपको एग्जांपल बताया था, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिशियम. डिफरेंस ये है कि हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन है, और ड्यूटेरियम में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है, ट्रिशियम में एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है. ओके. तो ये कुछ फेमस आइसोटोप है. कार्बन का भी हम लोग यूज करते हैं नॉर्मली, C12, C13, C14, और उसमें सबसे एबंडेंट C12 होता है. एबंडेंट इसके भी सबसे स्टेबल है, वो उस टेबल की हम आगे देखेंगे, वो एक स्टेबिलिटी कर्व आता है, वो बाद में देखेंगे हम लोग. सिमिलरली आइसोटोन्स क्या होते हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. ये एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स के हैं, और आइसोटोप्स में एटम्स सेम एलिमेंट के हैं. देन आइसोबार्स, दे आर एटम्स हैविंग सेम मास नंबर. ओके. तो देन ये हो गया हमारा. फिर हमने देखा था साइज ऑफ न्यूक्लियाई. तो एज यू नो कि एटम का साइज डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन के नंबर के ऊपर, क्योंकि अगर एक एटम में ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हायर ऑर्बिट्स ऑक्यूपाई करेंगे. क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2n² होता है ना.
अगर n इक्वल टू 1 है तो पहले ऑर्बिट में 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 into 1। अगर अगर फॉर एग्जाम्पल वी हैव काइंड लेट अस से 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 5, तो पहले ऑर्बिट में 2 और बचे हुए 3 जो जाएंगे सेकेंड ऑर्बिट में जाएंगे। मोर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब हायर आर द फिल्ड ऑर्बिट्स, और जितने ऑर्बिट्स फिल्ड होंगे उतना ही एटम का साइज बढ़ता जाएगा। तो दैट इज व्हाट यू शुड नो। तो वी हैव सीन दैट the size of an atom is decided by the size of orbits of electrons in the atom. Larger the number of electrons in an atom, larger is the size of atom. So similarly, all the nuclei do not have same size. तो बेसिकली ऐसा है, आइडियली ये है कि जिस एटम का साइज ज्यादा है उसके न्यूक्लिया का साइज भी ज्यादा है। क्योंकि देखो एटम का साइज ज्यादा कब होगा, जब उसमें ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और अगर ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है विच मीन्स देयर आर मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आल्सो। तो आइडियली क्या होता है कि एटम का साइज बड़ा मतलब ही ये है कि उसके न्यूक्लियस का साइज भी बड़ा है। ओके, तो हमको अगर हमको न्यूक्लियस का साइज निकालना है तो हमको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियस का साइज मतलब न्यूक्लियस का रेडियस किस पर डिपेंड करेगा, मास नंबर पे। क्योंकि मास नंबर क्या बताता है हमको, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। मोर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मतलब लार्जर इज द साइज। तो वी हैव सीन दैट द रेडियस ऑफ एलिमेंट एक्स, एक एक्स एलिमेंट है उसके न्यूक्लियस का रेडियस चाहिए था हमको। इट इज गिवन बाय आर नॉट ए रेज टू 1/3 where a is the mass number of that particular element। मैंने आपको एग्जांपल के लिए 8, 27, 64 बताया था। अगर a की वैल्यू 8 है तो 2 टाइम्स ऑफ आर नॉट, मतलब आर नॉट की वैल्यू है 1.2 fm फेम्टोमीटर। अगर मास नंबर 27 है तो 3 इंटू आर नॉट मतलब 3.6 फेम्टोमीटर। अगर a की वैल्यू 64 है तो 4.8 फेम्टोमीटर। अगर a की वैल्यू 125 है तो 6 फेम्टोमीटर। तो हायर द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मतलब हायर मास नंबर मतलब लार्जर इज द रेडियस ऑफ दैट पर्टिकुलर न्यूक्लियस। ओके, आर जीरो की वैल्यू 1.2 इंटू 10⁻15 मीटर होता है, इसको फेम्टोमीटर ही बोल रहा था मैं अब तक। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस एज वी हैव सीन, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। हम लोग किसका डेंसिटी फाइंड कर रहे हैं, न्यूक्लियस का। तो मास किसका, न्यूक्लियस का। अब न्यूक्लियस में कौन कौन होता है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग क्या है, सेम है। उसको मैंने डिनोट कर दिया स्मॉल एम से। स्मॉल एम मैंने कल भी बताया था। फॉर एग्जाम्पल ईच ऑफ यू हैव अ मास ऑफ 50 किलोग्राम। आप में से मान लेते हैं कि 20 प्रोटॉन है और 20 न्यूट्रॉन है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन टोटल मिला के हो गया 40, और हर एक का मास कितना है 50। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपका। तो टोटल मास अगर मुझे न्यूक्लियॉन्स का निकालना है तो मैं टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को मास ऑफ ईच न्यूक्लियॉन से मल्टीप्लाई करूंगा। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन हमको बताता है मास नंबर ए, और स्मॉल एम इज द मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो m इंटू ए बन गया टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस का शेप जो होता है वो हम लोग लेके चलते हैं स्पेरिकल। कहाँ से आया, तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल नाम का एक मॉडल है। न्यूक्लियर फिजिक्स में जैसे तुम एटॉमिक फिजिक्स में एटम के डिफरेंट मॉडल स्टडी करते हो, न्यूक्लियर फिजिक्स में न्यूक्लियस के भी अलग अलग मॉडल्स आपको स्टडी करने हैं। इट इज आउट ऑफ स्कोप ऑफ योर सिलेबस, लेकिन फॉर हायर लेवल फिजिक्स यू विल गो थ्रू डिफरेंट लेवल्स, डिफरेंट मॉडल्स ऑफ एन न्यूक्लियस। उसमें एक है लिक्विड ड्रॉप मॉडल। लिक्विड ड्रॉप मॉडल टेल्स यू दैट द शेप ऑफ न्यूक्लियस इज लाइक ए लिक्विड ड्रॉप, और लिक्विड ड्रॉप का शेप होता है स्पेरिकल बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। आपको याद होना चाहिए, सरफेस टेंशन की वजह से चीजें स्पीयर बनती। तो जब रेन ड्रॉप फॉल होते हैं ना, दे आर मोर और लेस लाइक अ स्पीयर। जब आप वो कुछ लाते हो उसमें सर्फ का पाउडर डालते हो एंड देन यू ब्लो एयर, तो क्या बनता है, बबल। बबल का शेप क्या होता है, स्पीयर। वाई स्पीयर, बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल के अकॉर्डिंग न्यूक्लियस इज लाइक अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड, और क्योंकि लिक्विड ड्रॉप का शेप स्पेरिकल है तो न्यूक्लियस का भी स्पेरिकल है। तो 4/3 पाई आर क्यूब इज द वॉल्यूम। और ये जो आर है, दिस इज रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई, एम इज मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, एंड ए इज मास नंबर। और ये जो आर था, आर क्या था, आर नॉट ए रेस टू 1/3, उसका क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। ए रेस टू 1/3 और 3 हो गया कैंसल, आर नॉट का हो गया क्यूब। ओके, ए और ए हो गया कैंसल। तो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस क्या बन गया, 3m/4πr0³ यहाँ पे m मतलब मास ऑफ प्रोटॉन कांस्टेंट है, आर नॉट 1.2 फेम्टोमीटर ये भी
कांस्टेंट है, इसका मतलब डेंसिटी की वैल्यू कांस्टेंट है, तो न्यूक्लियर डेंसिटी इज कांस्टेंट। इसका मतलब ये होता है कि आप छोटे से छोटा एलिमेंट लो या फिर बड़े से बड़ा एलिमेंट लो, उसके हर एक एलिमेंट के न्यूक्लियस का डेंसिटी होगा सेम। तो न्यूक्लियर डेंसिटी डज नॉट वेरी फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट, कोई भी आप एटम ले लो, उसका न्यूक्लियस लो, उसका डेंसिटी आपको सेम मिलने वाला है, दैट इज व्हाट इट मींस, न्यूक्लियर डेंसिटी इज कांस्टेंट। फिर हमने देखा था स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और आपको याद होना चाहिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हम लोग क्यों कंसीडर करते हैं, टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ अ न्यूक्लियाई, क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, लार्ज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, एंड अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, स्पेसिफिकली अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, टू प्रोटॉन्स मस्ट रिपेल ईच अदर। अगर दो प्रोटॉन एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं तो न्यूक्लियस के अंदर एक साथ लार्ज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रह नहीं सकते, मतलब न्यूक्लियस स्टेबल ही नहीं है। तो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी समझाने के लिए हमको एक फोर्स लगता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से स्ट्रॉन्गर हो, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दो प्रोटॉन को रिपेल करवाता है। तो यहाँ पे रिपल्शन तो नहीं, यहाँ पे उल्टा अट्रैक्शन है। So to explain कि how two protons or two neutrons or one proton and one neutron attract each other inside the nucleus, we need to consider a force which is called as strong nuclear force. न्यूक्लियर क्यों, क्योंकि ये सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर ही एक्ट करेगा, और स्ट्रॉन्ग क्यों, क्योंकि ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर है। तो चार फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर में से सबसे स्ट्रॉन्गर ये है। So in order to explain the stability of a nucleus, we have to consider the existence of a fundamental short-range force called as strong nuclear force. The force of strong interaction binds protons and neutrons inside a nucleus. And we know that according to Coulomb's law, two protons must repel each other. And to overcome this repulsive force and bind protons inside the nucleus, strong nuclear force is required. फिर हमने देखा था characteristics. न्यूक्लियर फोर्स इज अट्रैक्टिव, रिपल्सिव नहीं होता, सिर्फ अट्रैक्टिव होता है, और ये प्रोटॉन प्रोटॉन में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में सेम होता है, वो हम आगे देखेंगे। एंड इट इज शॉर्ट रेंज फोर्स। फिर हमने देखा था इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, डज नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, एंड दिस फोर्स इज चार्ज इंडिपेंडेंट, तो इट डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज, इट इज द सेम फॉर प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पेयर। ओके, फिर हमने देखा था मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट समझने के लिए आई गेव यू वेरी सिंपल एग्जांपल, 4 blue balls, 5 blue balls each of mass 4 kg and 5 red balls each of mass 10 kg, उसको हमने एक बैग में डाल दिया, और वो जो बैग है उसका खुद का मास नहीं था, तो 5 ब्लू बॉल्स का टोटल मास हो गया 5 into 4 मतलब 20, और जो रेड बॉल्स मैं बोल रहा हूँ वो हो गया 5 into 10 50। तो जो बैग है उसका टोटल मास होना चाहिए 20 + 50 दैट इज 70। मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के दिया था। तो ये एक्सपेक्टेड मास है 70 किलोग्राम, और जब आप उसको मेजर करने लगे तो 70 नहीं मिला, 65 मिल गया, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो जो मिसिंग मास है उसको बोलते हो मास डिफेक्ट। अब ये सेम एनालॉजी, ये सेम एग्जाम्पल हम न्यूक्लियस पे लगाने वाले हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन का नंबर जो डिनोट बाय जेड, राइट, तो कितने प्रोटॉन है, जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, कितने न्यूट्रॉन्स है, एन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, मास ऑफ ईच प्रोटॉन क्या होता है, m सफिक्स p, और मास ऑफ ईच न्यूट्रॉन इज m सफिक्स n। तो व्हाट इज मास ऑफ अ न्यूक्लियस, zmp प्लस nmn। तो एक्सपेक्टेड मास ऑफ अ न्यूक्लियस इज zmp प्लस nmn। So we know that a nucleus has z number of protons and n number of neutrons, therefore expected mass of the nucleus must be zmp plus nmn. Okay, where z is atomic number, mp is mass of proton, mn is mass of neutron and n is number of neutrons. लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली हमने डिटरमाइन किया तो हमको न्यूक्लियस का जो मास था वो इस एक्सपेक्टेड मास से कम मिल गया। तो एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट द मेजर्ड मास ऑफ द न्यूक्लियस इज लेस देन द एक्सपेक्टेड मास। एक्सपेक्टेड मास क्या था, मास ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स का जितना मास आना चाहिए उससे कम मिल गया हमको। तो ये जो डिफरेंस है बिटवीन द मेजर्ड मास एंड द एक्सपेक्टेड मास, इसको हम लोग बोलते हैं मास डिफेक्ट, इज नोन एज मास डिफेक्ट। ओके, तो मास डिफेक्ट इज डेल्टा m विच इज zmp प्लस nmn, ये तुम्हारा एक्सपेक्टेड मास है, माइनस कैपिटल M, ये आपका मेजर्ड मास है। तो एक्सपेक्टेड मास ज्यादा है, मेजर्ड मास कम है, तो जो दोनों का डिफरेंस आ गया वो हो गया डेल्टा m, दैट इज मास डिफेक्ट।
यहाँ तक हमारा कल हुआ था, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, बाइंडिंग एनर्जी हमारा स्टार्ट करना बाकी था। तो अब थोड़ा सा स्पीड में डाउन कर लूंगा। तो ये क्वेश्चन ये है अब कि ये जो मिसिंग मास है, जिसको तुम मास डिफेक्ट बोल रहे हो, वो गया कहाँ पे? क्योंकि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे उसको मैं मास ऑफ ईच प्रोटॉन से मल्टीप्लाई करूंगा, और जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स थे उसको मैं मास ऑफ ईच न्यूट्रॉन से मल्टीप्लाई करूंगा, दोनों को ऐड कर दूंगा। इतना मास तो तुमको मिलना ही चाहिए था न्यूक्लियस का, लेकिन उतना मिल नहीं रहा है। सम मिसिंग मास, ये मास गया कहाँ? तो देखो, अभी इसके लिए आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की भी हेल्प लगेगी। मैंने आपको तभी बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जब तुमने पोटेंशियल एनर्जी निकाला था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तब तुमको बताया था कि ये पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग टॉपिक में अलग अलग नाम से आता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हो, और इलेक्ट्रोस्टैटिक में ही जब तुम कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर देखते हो, वहां पे भी उसको तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बोलते हो। तो वहीं पे दो टाइप हो गए थे। उसके बाद इलेक्ट्रोमैटिक इंडक्शन में वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर्ड है, वो कन्वर्ट हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी में, तो उसको मैग्नेटिक एनर्जी बोलते हो। वही पोटेंशियल एनर्जी को आप बोलते हो स्ट्रेन एनर्जी या फिर इलास्टिक एनर्जी इन चैप्टर ऑफ इलास्टिसिटी। उसी पोटेंशियल एनर्जी को तुम बोलते हो सरफेस एनर्जी इन केस ऑफ सरफेस टेंशन। और ये बहुत जगह पे आता रहेगा आपको, लेकिन याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी या फिर एनर्जी स्टोर्ड, ये हमेशा आता है वर्क डन से। अब हो क्या रहा है, पहले वो अच्छे से समझ लेते हैं। हमारे पास एक न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस में लार्ज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। अब पहली बात तो ये है कि इतने सारे प्रोटॉन्स इतने छोटी से स्पेस में आए कहाँ से? इसके लिए आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक का हेल्प लेना पड़ेगा। अगर आपको याद होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने जब पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन किया था और डिराइव किया था, हमने बोला था कि हम एक एक करके चार्ज लाएंगे इन्फिनिटी से। तो व्हेन यू ब्रिंग द फर्स्ट चार्ज, there is no work done because there is nothing to oppose. But when you bring the second charge near to the first charge, there is work done, क्योंकि पहला चार्ज भी पॉजिटिव है, दूसरा भी पॉजिटिव है, तो वो रिपल्शन का फोर्स होगा उसमें। तो हमको वर्क डन करके लाना पड़ेगा, एंड वर्क डन इज एनर्जी विच कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये वर्क कहाँ गया? इट वॉज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। अगर आप अभी तीसरे चार्ज को लाते हो, अगर हम तीसरे चार्ज को लेके आते हैं इन्फिनिटी से, तो अभी हम दो चार्ज उसको अपोज करने वाले हैं, पहला चार्ज और दूसरा चार्ज। मतलब वर्क हैज टू बी डन टू ओवरकम रिपल्शन या फिर पोटेंशियल ऑफ दीज टू चार्जेस। तो तीसरे चार्ज को जब लाए हम, तो भी वर्क डन हुआ। फिर ये वर्क डन कहाँ गया? इट इज स्टोर्ड इन द सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस नाउ। जब तुम फोर्थ चार्ज लाए, तो पहले ने, दूसरे ने, तीसरे ने, तीनों ने रिपेल किया, अपोज किया। तो नाउ द वर्क डन इज स्टोर्ड इन द सिस्टम ऑफ फोर चार्जेस। अब ये सिमिलर कॉन्सेप्ट आपको यहाँ लगाना है टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी या फिर बाइंडिंग एनर्जी फॉर न्यूक्लियस, और ये मास डिफेक्ट आया क्यों। तो न्यूक्लियस के अंदर इतने लार्ज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कहाँ से आ गए? पहला प्रोटॉन आया, नो वर्क इज डन, क्योंकि नथिंग टू अपोज। लेकिन जब सेकेंड प्रोटॉन आ रहा है, सेकेंड प्रोटॉन आ रहा है न्यूक्लियस के अंदर, तो आपको पता है कि सबसे पहले जब तक डिस्टेंस ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 10⁻⁻15 मीटर से ज्यादा है, तब तक वहां पे कौन सा फोर्स डोमिनेट करेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मतलब यू आर ब्रिंगिंग प्रोटॉन नियर टू अनदर प्रोटॉन बाय डूइंग वर्क, क्योंकि रिपल्शन का फोर्स था। तो 10⁻⁻15 मीटर तक रिपल्सिव फोर्स काम कर रहा है। आपने वर्क डन करके डिस्टेंस 10⁻⁻15 मीटर तक लाया, राइट? उसके बाद दे स्टार्ट अट्रैक्टिंग ईच अदर, राइट? लेकिन द क्वेश्चन इज कि ये जो तुमने दूसरे प्रोटॉन को लाया 10⁻15 मीटर डिस्टेंस तक, इसमें जो वर्क हुआ वो किया किसने? नो वन डिड। हमने तो नहीं किया, क्योंकि हम बहुत बाद में बने ना। एटम्स बहुत जल्दी बने, एटम्स के बाद गैस बना, गैस से प्लैनेट बने, प्लैनेट से बाद में हम लोग बने। तो ना करोड़ ऑफ बिलियंस ऑफ ईयर्स बाद में हमारा एग्जिस्टेंस आया। मतलब ह्यूमंस ने तो नहीं किया, और हम खुद ही एटम के बने हैं, तो एटम नहीं बनता तो हम कहाँ से बनते? तो फिर एक क्वेश्चन है कि ये न्यूक्लियस बनने में, मतलब प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स को पास लाने में, ये वर्क किया किसने? तो इसके लिए आपको हेल्प लेनी पड़ेगी टू किसका? आइंस्टाइंस मास एनर्जी रिलेशन का, टू अंडरस्टैंड कि ये वर्क डन आया कहाँ से। तो इफ यू नो
आइंस्टाइन का जो मास एनर्जी रिलेशन है, E इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। भाई सबसे पहले सिर्फ इक्वेशन पता होने से कुछ नहीं होता है, फिजिक्स में आपको उस इक्वेशन का मतलब समझ में आना चाहिए। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दैट? वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि वो समझेगा तो आगे समझेगा क्या हो रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, फिजिकल मीनिंग, व्हाट इज योर फिजिकल इंटरप्रिटेशन फ्रॉम दैट? क्या समझ में आया? E इक्वल टू, इक्वल टू, इक्वल टू मतलब क्या होता है? सेम, इसको इक्विवेलेंस बोलते हैं। तो एनर्जी मास इक्विवेलेंस भी बोलते हैं इसको, मतलब एनर्जी एंड मास आर नॉट टू डिफरेंट थिंग्स, दे आर द सेम थिंग। इसका मतलब एनर्जी का कन्वर्जन मास में हो सकता है, मास का कन्वर्जन एनर्जी में हो सकता है। तो विच मीन्स जिस जहां पे मास है वहां पे एनर्जी है, इसका मतलब उस मास का कन्वर्जन मैं एनर्जी में कर सकता हूँ। और अगर जहां एनर्जी है उसका कन्वर्जन मास में भी हो सकता है। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग मास और एनर्जी ये एक ही चीज है, दे आर नॉट टू डिफरेंट थिंग्स। मोर द मास मोर इज द एनर्जी। तो E इक्वल टू एम सी फिर आपको ये बताता है कि यू कैन कन्वर्ट एनर्जी टू मास एंड यू कैन ऑल्सो कन्वर्ट मास टू एनर्जी। तो अभी हुआ क्या कि पहला प्रोटॉन लाने में तो वर्क हुआ नहीं, लेकिन जब दूसरा प्रोटॉन पहले प्रोटॉन के पास में आ रहा है, रिपल्शन फोर्स को ओवरकम करना पड़ेगा, उसमें लगता है वर्क डन, वर्क डन होता है एनर्जी। एनर्जी आया कहाँ से? तो उसी प्रोटॉन का कुछ पार्ट ऑफ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया टू ब्रिंग दीज टू टुगेदर, राइट? तो व्हाट हैज हैपेंड हियर इज दिस, कि जब दूसरा प्रोटॉन पहले प्रोटॉन के पास में आ रहा था, उस प्रोटॉन का कुछ मास कन्वर्ट हो गया एनर्जी में, और वो एनर्जी आ गया इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग दैट प्रोटॉन नियर टू द फर्स्ट प्रोटॉन। जब तीसरा प्रोटॉन आएगा उसका कुछ मास कन्वर्ट हो जाएगा एनर्जी में वर्क करने के लिए, क्योंकि वर्क मतलब एनर्जी होता है, राइट? तो ये जो प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन को भी पास में लाना है तो क्या करना पड़ेगा? वर्क डन। और वर्क डन मतलब क्या होता है? एनर्जी। एनर्जी कहाँ से आया? तो सम पार्ट ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, पहले मैं प्रोटॉन प्रोटॉन बोल रहा था लेकिन न्यूक्लियॉन्स के लिए भी सेम होता है। some part of mass of nucleon is converted to energy, and that energy is used to bind the nucleons together। मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को साथ में रखने के लिए ये एनर्जी काम में आता है, इसलिए इसको बोलते हो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। तो वो जो मास का कन्वर्जन हुआ न्यूक्लियॉन्स को साथ में बाइंड करने के लिए, मास का कन्वर्जन किसमें हुआ? एनर्जी में, टू बाइंड द न्यूक्लियॉन्स टुगेदर, इसलिए उसको बोलते हैं मास डिफेक्ट। ये मास जो मिसिंग मास था वो कहाँ गया? वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। याद रहेगा आप, राइट? तो ऐसा नहीं है कि हमको मास मिल नहीं रहा, कहाँ गया, गुम हो गया, ऐसा गुम नहीं होता है। अगर सम मास इज मिसिंग मतलब उस मास का एनर्जी में क्या हो गया? कन्वर्जन। तो डिफाइन कैसे करोगे? हाउ विल यू डिफाइन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू बाइंड द न्यूक्लियॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स को बाइंड करने के लिए जितना एनर्जी लगा है उसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, या फिर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। एंड यू शुड ऑल्सो नो, जितना एनर्जी किसी सिस्टम को बनाने में लगता है उतना ही एनर्जी उसको ब्रेक करने में लगता है। तो न्यूक्लियॉन्स न्यूक्लियॉन्स को साथ लाने में जो एनर्जी लगा उसको क्या बोला तुमने? बाइंडिंग एनर्जी। तो न्यूक्लियस को ब्रेक करके न्यूक्लियॉन्स को सेपरेट करने में जो एनर्जी लगेगा वो भी क्या होगा? बाइंडिंग एनर्जी। So or the energy required to separate the nucleons, break the nucleus is known as binding energy। तो जितना एनर्जी सिस्टम को बनाने में लगता है एग्जैक्टली उतना ही एनर्जी सिस्टम को ब्रेक करने में लगता है। मतलब अगर आप 10 न्यूक्लियॉन्स को साथ में ला रहे हो, 5 प्रोटॉन्स 5 न्यूट्रॉन्स और एक न्यूक्लियस बना दिया, उसमें जो एनर्जी लगा दैट इज न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। अब मुझे इन 10 के 10 न्यूक्लियॉन्स को सेपरेट करना है, तब भी उतना ही एनर्जी देना पड़ेगा जितना बनाने में लगा था, बिकॉज इट हैज टू ओबे conservation of energy। Energy can neither be created nor be destroyed। Okay, good। तो मैथमेटिकली ये तो थ्योरेटिकल डेफिनेशन हो गया। मैथमेटिकली व्हाट विल बी बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला? आइंस्टाइन का जो फॉर्मूला था एनर्जी मास इक्विवेलेंस वही है। व्हाट इज आइंस्टाइन फॉर्मूला? E इक्वल टू mc स्क्वायर। ये बाइंडिंग एनर्जी आया कहाँ से? मास का कुछ पार्ट किसमें कन्वर्ट हो गया था? एनर्जी में।
E इक्वल टू क्या लिखते हो, mc स्क्वायर। यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी क्या लिखोगे, डेल्टा mc स्क्वायर। व्हाट इज डेल्टा एम, मास डिफेक्ट, क्योंकि जितना मिसिंग मास है उसका ही कन्वर्जन किस में हुआ है, बाइंडिंग एनर्जी में। तो मैथमेटिकली बाइंडिंग एनर्जी इज डेल्टा mc स्क्वायर, where delta m is mass defect and c is speed of light. ओके, फिर आपको पता ही है व्हाट इज डेल्टा एम, जेड एम पी प्लस एन एम एन माइनस कैपिटल एम इंटू सी स्क्वायर जूल। ये जूल में आ गया आपका, राइट। तो याद रखना कि ये जूल में कब आता है, ये जूल में तब आता है जब मासेस आप मेजर करते हो किलोग्राम में और सी आप मेजर करते हो मीटर पर सेकेंड में। लेकिन अगर आपको याद होगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हमने देखा था, या तो फिर हाइड्रोजन का एटम का मॉडल देखा था हमने, दोनों एक ही बात है बेसिकली। तो फर्स्ट ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन हो, उसका एनर्जी कितना होना चाहिए, -13.6 eV। वेरी गुड, -13.6 eV, ठीक है। उसके ऊपर के लेवल में कितना एनर्जी होता है इलेक्ट्रॉन का, -3.4। उसके ऊपर -1.5। तो एज द इलेक्ट्रॉन इज गोइंग एट हायर लेवल एनर्जी इज डिक्रीजिंग। अब उल्टा सोच, as electron is going to the lower level energy is increasing। तो अगर इलेक्ट्रॉन का एनर्जी ही ईवी में आ रहा था, -13.6 ईवी में आ रहा था, तो न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स है उसका एनर्जी उससे कई गुना ज्यादा होगा, क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन का रिपल्शन को ओवरकम करना पड़ गया। और दो प्रोटॉन का रिपल्शन को ओवरकम करना इज नॉट सो सिंपल टास्क, उसमें एनर्जी बहुत स्पेंड होता है। तो इसका मतलब न्यूक्लियस का जो एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी जो है, इट विल बी मच मोर देन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट और सेकंड और थर्ड ऑर्बिट। तो ये आता है MeV में, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तुमने कुछ कैलकुलेशन कर लिए और तुमको आंसर कुछ और ही मिल रहा है, तो समझने के लिए इट इज इंपॉर्टेंट कि न्यूक्लियस का एनर्जी निकाल रहे हो, न्यूक्लियस एनर्जी निकाल रहे हो, बाइंडिंग एनर्जी फाइंड कर रहे हो, तो इट शुड बी इन मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आना ही चाहिए। ये हमने किस में फाइंड किया, जूल में। मास किस में था, किलोग्राम में, एसआई सिस्टम। सी किस में था, मीटर पर सेकेंड, एसआई सिस्टम। अगर मैं मास को एएमयू में मेजर करूं, व्हाट इज एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट, और अगर मैं सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ 3 × 10⁸, तो जो मुझे वैल्यू मिलती है किसकी, बाइंडिंग एनर्जी की, वो आएगा आपका मास डिफेक्ट, मतलब ZMP प्लस NMN माइनस एक्सपेक्टेड मास इनटू 931 MeV। ये नोट में नहीं दिया है, जानबूझ के नहीं देता हूं मैं, क्योंकि ये आपके टेक्स्ट बुक में भी नहीं है। सिर्फ पता होना चाहिए अगर आपको बाइंडिंग एनर्जी को जूल से किसमें कन्वर्ट करना है, MeV में। चलो और सिंपल कर देता हूँ, अगर आपको बाइंडिंग एनर्जी डायरेक्टली MeV में फाइंड करना है, तो सीधा मास डिफेक्ट को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 931 से। लेकिन कंडीशन है, ये जो मास डिफेक्ट है ये किस में होना चाहिए, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट, व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट, हाउ डू यू डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट, AMU क्या होता है। यहाँ पे इसलिए मैं बोलता हूँ ना कि तुम साइंस पढ़ते वक्त ध्यान दिया करो, बेसिक चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है रादर देन हायर लेवल थिंग्स। चैप्टर नंबर 1 ऑफ 11th स्टैंडर्ड, वहीं पे मैंने बताया था आपको कि CGS, MKS, FPS और SI कहाँ कहाँ यूज होता है। CGS सिस्टम यूज होता है टू मेजर स्मॉल क्वांटिटीज, जैसे ग्राम में अगर कुछ आ गया। SI होता है थोड़ा सा हेवियर लार्जर क्वांटिटीज, जैसे किलोग्राम। लेकिन जब आप व्हेन यू टॉक अबाउट मास ऑफ एन एटम या फिर सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एटम का मास या फिर सब एटॉमिक मतलब न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स के मास की बात करते हो, तो ग्राम में नहीं हो सकता है मेजर, मिलीग्राम में भी नहीं हो सकता है, माइक्रोग्राम में भी नहीं हो सकता है, नैनोग्राम में भी नहीं हो सकता है। और अगर अच्छे से समझना है तो लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस। यू गो टू अ मार्केट टू बाय सम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। तुमने बोल दिया कि 1 किलोग्राम मेरे को ये फ्रूट दे दो, तो वो वेइंग बैलेंस में क्या करते हैं, एक साइड में एक स्टैंडर्ड रखते हैं, पत्थर जैसा कुछ रखते हैं 1 किलोग्राम का, और दूसरे साइड में क्या रखते हैं, फ्रूट्स रखते हैं, बैलेंस करते हैं। मतलब फ्रूट्स का जो मास है, वेट है, वो किसके साथ कंपेयर हो रहा है, वो जो स्टैंडर्ड है, रेफरेंस स्टैंडर्ड है, ठीक है, करेक्ट है ना, बराबर।
अब अगर मुझे एक एटम का मास मेजर करना है तो मैं वेइंग बैलेंस में एक साइड में 1 किलो का पत्थर रखूंगा क्या? नहीं। तो उस लेवल का एक रेफरेंस बनाना पड़ता है, स्टैंडर्ड रेफरेंस जिसको तुम बोलते हो, राइट? तो फिर तुम बोलते हो कि अर्थ पे सबसे एबंडेंट एलिमेंट कौन सा है? कार्बन, C12, है ना? उस कार्बन का सबसे स्टेबल आइसोटोप C12। C12 को 12 से डिवाइड कर दो, उसको बोल दिया 1 AMU, बराबर। अरे उसका मतलब होता है 1 प्रोटॉन, क्योंकि कार्बन 12 C12 मतलब 12 न्यूक्लियॉन्स। तुम 12 न्यूक्लियॉन्स का मास लेके तुम डिवाइड बाय 12 कर रहे हो, मतलब एक न्यूक्लियॉन का मास, वो क्या होता है? मास ऑफ प्रोटॉन। तो 1 AMU इज नथिंग बट मास ऑफ प्रोटॉन। लॉजिकली स्पीकिंग, तो 2 प्रोटॉन है तो 2 MP, 4 है तो 4 MP। तो व्हाट इज AMU? इट इज नथिंग बट मास ऑफ 1 प्रोटॉन। तो अगर आपके पास डेल्टा M मास डिफेक्ट AMU में है, और अगर आपको बाइंडिंग एनर्जी मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, तो मास डिफेक्ट को डायरेक्टली किससे मल्टीप्लाई कर देना? 931। एग्जैक्ट वैल्यू आता है 931.5 समथिंग समथिंग। ठीक है, मैंने आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताया है, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा बाइंडिंग एनर्जी। है तो क्लियर? पक्का? एक एग्जांपल भी ले सकते हो अगर लेना हो तो, वो हम लोग सॉल्व करेंगे तब देख लेंगे, क्योंकि कैलकुलेशंस, इसके कैलकुलेशंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाते हैं। क्यों? व्हाट इज मास ऑफ प्रोटॉन? 1.6 समथिंग समथिंग। व्हाट इज मास ऑफ न्यूट्रॉन? अगेन 1.6 समथिंग समथिंग, जो भी आएगा वो। और जो मेजर्ड मास है वो भी ऐसे दिया होता है, 1.0086 ऐसा कुछ लिखा होता है वो। तो इसके कैलकुलेशन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होंगे, तब देखेंगे हम लोग, राइट? तो अब आ जाते हैं वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट पे। देखो, दिस वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग हियर, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड न्यूक्लियर फिजिक्स प्रॉपर्ली। हम पहला प्रोटॉन लाए, न्यूक्लियस के अंदर रख दिया, नो वर्क इज डन। दूसरा प्रोटॉन लाए, वर्क इज डन अगेंस्ट द फील्ड ऑफ फर्स्ट, राइट? एंड वी आर ब्रिंगिंग देम टू वेरी शॉर्ट डिस्टेंसेस। जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आते जाएंगे, उतना ही वर्क डन बढ़ता जाएगा, मतलब उतना ही बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगा। सही है? बराबर? क्लियर? नाउ द थिंग इज, क्वेश्चन ये है कि ये जो वर्क डन था टू बाइंड द न्यूक्लियस टुगेदर, ये किस में स्टोर हो गया? हाँ, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ, किस में स्टोर हुआ? कहाँ स्टोर हुआ? वर्क डन टू ब्रिंग 2 चार्जेस टुगेदर, 3 चार्जेस टुगेदर, 4 चार्जेस टुगेदर, कहाँ स्टोर होता है? सिस्टम ऑफ चार्जेस में। तो ये जो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी है वो कहाँ स्टोर हो गया? न्यूक्लियस में। बराबर? करेक्ट? सही है। तो न्यूक्लियस के अंदर कौन था? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, मतलब ये एनर्जी कहाँ स्टोर हो गया? हाँ, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के सिस्टम में, मतलब न्यूक्लियन के सिस्टम। ठीक है, एक एग्जांपल के लिए मैं ले रहा हूँ, जस्ट फॉर एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, हमारे पास 100 न्यूक्लियॉन्स थे। कितने थे? 100 न्यूक्लियॉन्स थे। और टोटल बाइंडिंग एनर्जी 500 MeV की है, 500 MeV। 100 न्यूक्लियॉन्स थे, न्यूक्लियस के अंदर 100 न्यूक्लियॉन्स थे, और टोटल बाइंडिंग एनर्जी कितना है? 500 MeV। तो हर एक न्यूक्लियॉन के पास एवरेज एनर्जी कितना हुआ? कितना? 5। कितना? 5। तो तुमने क्या किया? बाइंडिंग एनर्जी को किससे डिवाइड किया? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को क्या बोलते हो? मास नंबर। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, मतलब बाइंडिंग एनर्जी डिवाइड बाय मास नंबर। करेक्ट? तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन हम लोग प्लॉट कर रहे हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन मतलब बाइंडिंग एनर्जी डिवाइड बाय मास नंबर, वो प्लॉट कर रहे हैं हम लोग कहाँ पे? वाई एक्सिस पे। और एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट कर रहे हैं हम लोग? मास नंबर। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन वर्सेस मास नंबर के कर्व को हम लोग बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी कर्व। क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी कर्व। अभी ये समझा तो आगे, आगे का समझ में आएगा, इसलिए मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके आगे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब टोटल बाइंडिंग एनर्जी मतलब टोटल वर्क डन टू ब्रिंग ऑल द न्यूक्लियॉन्स टुगेदर, ये कहाँ स्टोर हो गया? न्यूक्लियस में स्टोर हो गया। न्यूक्लियस में स्टोर हो मतलब न्यूक्लियॉन्स में स्टोर हो गए। तो अगर मेरे पास एक न्यूक्लियस का टोटल बाइंडिंग एनर्जी लेट अस से BE है, बाइंडिंग एनर्जी है, और उस न्यूक्लियॉन्स का मास नंबर A है, मास नंबर मतलब टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, तो मैं अगर बाइंडिंग एनर्जी को मास नंबर से डिवाइड कर लेता हूं,
तो मुझे क्या मिलता है, व्हाट इज द एवरेज एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच न्यूक्लियॉन, उसको क्या बोलते हो, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। अब डेफिनेटली एज अ स्टूडेंट तुमने बहुत सारे चीजें, यू शुड आस्क योरसेल्फ एंड आल्सो टू योर टीचर्स, ऑफ कोर्स पूछना चाहिए, विच इज द मोस्ट एबंडेंट मेटल ऑन अर्थ। आयरन, वेरी गुड, क्यों, ये रियल क्वेश्चन है, स्टेबल है, वेरी गुड, इज द मोस्ट स्टेबल मेटल, राइट, व्हाई इट इज द मोस्ट स्टेबल, इट हैज, उसका रीजन सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, उसका रियल रीजन इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। देखो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जितना ज्यादा होगा, मतलब इन शॉर्ट एक न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी जितना ज्यादा होगा, मतलब उतना ज्यादा वर्क हुआ है टू ब्रिंग ऑल द न्यूक्लियॉन्स टुगेदर। ज्यादा वर्क होना मतलब बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होना, और बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या है कि उस न्यूक्लियस को तोड़ने में भी उतना एनर्जी लगेगा। तो जिसका बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है उस न्यूक्लियॉन को ब्रेक करने में भी एनर्जी ज्यादा लगेगा। तो जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा है वो न्यूक्लियस क्या है, मोस्ट स्टेबल है, राइट। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जिस एलिमेंट का ज्यादा हो, दैट इज द मोर स्टेबल एलिमेंट। तो देख, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन मतलब B/A इज डिफाइंड एज द एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन न्यूक्लियॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। टोटल बाइंडिंग एनर्जी मतलब पूरा न्यूक्लियस तोड़ के सारे न्यूक्लियॉन्स को अलग करने में लगने वाला एनर्जी क्या था, टोटल बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का मतलब क्या हुआ कि उस न्यूक्लियस में से एक ही न्यूक्लियॉन आपको अलग करना है, तो कितना एनर्जी लगेगा, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी per nucleon, right? So that is why alternate definition was important, that you should know binding energy is definitely the amount of energy to bind all the nucleons together, but binding energy is also the amount of energy required to break the nucleus and separate the nucleus into its constituents. मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंप्लीटली सेपरेट करने में जो एनर्जी लगेगा वो क्या था, बाइंडिंग एनर्जी। अब मुझे न्यूक्लियस को कंप्लीटली सेपरेट नहीं करना है, मुझे उसमें सिर्फ एक न्यूक्लियॉन निकालना है, तो जितना एनर्जी लगेगा उसको बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। ओके, सो इट इज द एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन न्यूक्लियॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। दिस क्वांटिटी, अभी ये क्वांटिटी क्यों चाहिए, क्योंकि ये हमको कंपैरिजन देता है। दिस क्वांटिटी अलाउज अस टू कंपेयर द रिलेटिव स्ट्रेंथ विथ व्हिच न्यूक्लियॉन्स आर बाउंड इन अ न्यूक्लियस। अगर मैं दो एलिमेंट्स लेता हूँ, जैसे आयन हो गया और कोई एक और हो गया, तो दो न्यूक्लियस का, दो अलग अलग एलिमेंट्स के न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सेम होगा क्या, नहीं होगा। तो कंपेयर कर सकते हो इस वैल्यू से, जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है उसका स्ट्रेंथ भी ज्यादा है, जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है उसका स्ट्रेंथ भी कम है, राइट। ये जहाँ तक, अभी आगे आएंगे और उस पर। तो न्यूक्लियाई विथ हायर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आर मोर स्टेबल देन लोअर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा हो वो ज्यादा स्टेबल होता है, और जिसका कम हो वो कम स्टेबल होता है। लुक एट दिस ग्राफ, ये जो बाइंडिंग एनर्जी का कर्व ड्रॉ किया है, आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा किसका दिख रहा है, आयन, एंड दैट इज व्हाई आयन इज द मोस्ट स्टेबल, और जो मोस्ट स्टेबल होता है वो मोस्ट एबंडेंट भी होता है। so that is why iron is most abundant metal on this planet. ओके, तो अब ये जो कर्व है, इस कर्व से आप बहुत कुछ सीख सकते हो, यू कैन लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो विल गो वन बाय वन। सबसे पहले व्हाट डू यू सी इज, अगर आप अच्छे से नोटिस कर रहे हो तो 30 से लेके मास नंबर 30 से लेके मास नंबर 120 तक, देखो 50 के थोड़ा सा पीछे आ जाओ 30, और 100 के थोड़ा आगे चले जाओ 120। तो 30 से लेके 120 मास नंबर तक ये कर्व ऑलमोस्ट फ्लैट है, ऑलमोस्ट फ्लैट है, मैं एग्जैक्ट फ्लैट नहीं बोल रहा हूँ, इट इज ऑलमोस्ट फ्लैट। तो इट इज सीन दैट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर एलिमेंट्स with A, मतलब mass number between 30 and 120 is almost same and shows a flat curve। मतलब 30 से लेके 120 तक, from 30 to how much, 120, from 30 to how much, 120। तो 30 से 120 तक, just a minute, okay ठीक है, I don't have option here to write down, I'll just point it with the help of laser। तो ऐसा है कि ये 30 से लेके, ये लाइन इमेजिन कर लेना अभी, और 120 तक,
यहाँ पे ये जो आपको बाइंडिंग एनर्जी का जो कर्व दिख रहा है, इट इज ऑलमोस्ट फ्लैट, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज ऑलमोस्ट सेम। इसका मतलब 30 से 120 तक ये जो रीजन है, इट इज द मोस्ट स्टेबल रीजन। तो 30 मास नंबर से लेके 120 मास नंबर तक के जो एलिमेंट्स होते हैं ना, वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। इसका कनेक्शन है विथ न्यूक्लियर रिएक्शंस, तो आपको पता होना चाहिए। न्यूक्लियर, अभी इट इज कनेक्टेड टू योर लाइफ ऑल्सो। सोचने बैठोगे तो साइंस ऐसी कुछ चीज ही नहीं है, बट देन यू हैव टू गो एट दैट लेवल ऑफ, लेट अस से, स्पिरिचुअलिटी। साधु बन के बैठना पड़ जाता है, यू टू थिंक। आपको पता है जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं इनसाइड अ सन, और ये सब मैंने उधर लाइब्रेरी में लिख के रखा है, कभी टाइम मिले तो 2 मिनट पढ़ लेना। ये लाइब्रेरी में एक पोस्टर है, उसके ऊपर लिखा है मैंने, तो टाइम मिले तो पढ़ लेना। आपको पता है सन के अंदर न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, फ्यूजन रिएक्शन, फ्यूजन रिएक्शन, रेडियो एक्टिव डीके। फ्यूजन रिएक्शन तो पता ही होगा आपको, पता है फ्यूजन रिएक्शन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्यूजन? अरे अभी तुम जनरेशन जी हो ना, अभी की जनरेशन को फ्यूजन नहीं पता। दिन भर सुनते हो गाने फ्यूजन वाले, और फ्यूजन का मतलब नहीं पता। फ्यूज, दो चीजों को मिक्स करना, दैट इज फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है फिर? वही है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन को साथ में लाया, हीलियम बन गया। वो ये सारे जो वर्ड्स है ना, ये सब साइंस से उठाए हुए हैं। फ्यूजन मतलब मिक्सिंग ऑफ टू थिंग्स। तो लाइटर एलिमेंट्स जो होते हैं ना, अभी ऐसा क्यों होता है वो भी समझ लो। 30 से 120 तक मास नंबर वाले एलिमेंट्स क्या है? मोस्ट स्टेबल है, मतलब स्टेबल है, उसमें मोस्ट स्टेबल आयन। तो वो एक रीजन बन गया 30 मास नंबर से ज्यादा और 120 मास नंबर से कम। इस रीजन के एलिमेंट्स आर स्टेबल, और बाकी सारे एलिमेंट्स जो है वो अनस्टेबल है। तो ए लेस देन 30 वाले अनस्टेबल है, और ए ग्रेटर देन 120 वाले भी अनस्टेबल है। और आपको पता है इस पूरे यूनिवर्स में एक ही चीज हो रही है, एवरी वन इज ट्राइंग टू फाइंड स्टेबिलिटी, एवरी वन एंड एवरीथिंग। तो इवन एट न्यूक्लियर लेवल ऑल्सो, न्यूक्लियस वांट्स टू बी स्टेबल। अब अगर छोटे एलिमेंट्स है, मतलब लाइटर एलिमेंट्स है जिसका मास नंबर ए से कम है, ठीक, उनको कौन से विंडो में आना है? 30 से 120। लेकिन उनका मास नंबर कम है, मान लो, मान लेते हैं 16 मास नंबर वाले मेरे पास दो एलिमेंट्स 16 है। इनको क्या होना है? स्टेबल होना है। स्टेबिलिटी का कंडीशन क्या था? 30 से 120। तो 16 16 वाले दो कंबाइन हो जाएंगे, फ्यूजन हो जाएगा, एंड दे विल एंटर इनटू द स्टेबिलिटी रीजन। बराबर। तो जो लाइटर एलिमेंट्स है उनका कौन सा रिएक्शन होना चाहिए? फ्यूजन। और जो हेवियर होते हैं, हेवियर को मास खुद का कम करना पड़ता है, फ्यूजन नहीं, रेडियो एक्टिव डीके होता है वहां पे। जैसे यूरेनियम, वो लोग, वो लोग मतलब वो न्यूक्लियस, तो वो न्यूक्लियस खुद में से पार्टिकल इमिट करता है, खुद का मास कम कर लेता है, और वो भी 120 से अंदर के रीजन में आ जाता है, मतलब वो भी बन जाता है स्टेबल। इसके लिए आप आगे जाके अभी इस चैप्टर में दो टाइप के इंपॉर्टेंट टाइप के न्यूक्लियर रिएक्शन देखने वाले हो। एक तो न्यूक्लियर रिएक्शन है, न्यूक्लियर फ्यूजन, सॉरी फ्यूजन, और एक है रेडियो एक्टिव डीके। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में लाइटर एलिमेंट्स विल फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ हेवियर एलिमेंट, एंड रेडियोएक्टिव डीके में हेवियर एलिमेंट्स विल इमिट सम पार्टिकल, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेडियो एक्टिविटी। क्या बोलते हैं उसको? रेडियो एक्टिविटी। वो केमिस्ट्री में भी तुमने सीखा होगा, ऐसा एक्सपेक्टेशन, नहीं सीखा तो कोई बात नहीं, वी विल सी यार, ठीक है, डजंट मैटर रियली। ओके, तो ये याद रखो अब, 30 से 120, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन, दैट इज स्टेबिलिटी रीजन फॉर एनी न्यूक्लियस। तो अभी बाइंडिंग एनर्जी फॉर Fe मतलब आयन इज द मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, मतलब आपको आयन के न्यूक्लियस में से एक न्यूक्लियन को निकालना है, तो 8.75 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी लगता है, टू लार्ज। इसके लिए ये हाईली स्टेबल है, बिकॉज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर आयन इज मैक्सिमम। तो दैट इज वाई Fe इज द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट। अब जो लाइटर एलिमेंट है जिसका मास नंबर 30 से कम है, उनको स्टेबिलिटी रीजन में जाना है, तो उनको आपका मास नंबर बढ़ाना पड़ेगा। तो बढ़ाएंगे कैसे? बाय मर्जिंग टुगेदर, मतलब क्या होगा वहां पे? फ्यूजन रिएक्शन होगा। क्या होना चाहिए? फ्यूजन रिएक्शन होना चाहिए, ठीक। एंड हेवियर एलिमेंट्स, ए वैल्यू ग्रेटर देन 120, उनको अपना मास कम करना है, तो वहां पे क्या होता है? रेडियो एक्टिव डीके होता है। इज दिस क्लियर? राइट।
तो हेवियर एलिमेंट का क्या होगा, रेडियो एक्टिव डीके होगा, और लाइटर का क्या होगा, फ्यूजन होगा। एंड बाय बोथ ऑफ दिस प्रोसेस द एलिमेंट्स आर ट्राइंग टू एंटर इनटू द स्टेबिलिटी रीजन। बराबर यहाँ तक? एनी डाउट्स हियर? नहीं, पक्का पक्का ये समझ में आ गया तो अपने आप समझ में आ गया कि रिएक्शंस कैसे वो आगे है, तुमको रिएक्शंस कैसे वर्क करते समझेगा आगे। अब देखते हैं व्हाट इज दिस रेडियो एक्टिविटी। मैंने ऑलरेडी बता दिया तुमको व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी। जो हेवियर एलिमेंट्स है, हेवियर एलिमेंट्स जैसे कि यूरेनियम, थोरियम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दे आर अनस्टेबल एंड emit highly penetrating and invisible radiation. वेरी इंपॉर्टेंट। मे बी किसी को अगर फ्यूचर में फॉरेन सर्विसेज में जाना हो, होता है ना, लोग साइंस करके भी जाते हैं, तो ये, और बेसिकली फॉरेन सर्विसेज के लिए नॉर्मली साइंस बैकग्राउंड के लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि यू नो ऑल्सो पार्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी ऑल्सो। अभी ऐसा क्यों? फॉर एग्जाम्पल अभी पिछले साल या 2020 या 21 की बात थी, आई डोंट रिमेम्बर द ईयर, लेकिन पोस्ट कोविड का ही था। यूरेनियम, थोरियम, ये हाईली रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस है, राइट, एंड दे एमिट लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो हमारे कंट्री के एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए, आज से अगर तुम 15-20 साल पहले की बात करोगे ना, तो वी वर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाय कोल। पूरा का पूरा कोयले से बिजली बनता था। कोयले का शॉर्टेज हो गया, कोयले के रेट बढ़ गए मार्केट में, तो लोड शेडिंग चालू। दूसरा था कि इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस लॉट ऑफ पोल्यूशन, उसको तुम कार्बन फुटप्रिंट बोलते हो। देन वी स्टार्टेड ऑफ मेकिंग इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ टर्बाइंस डैम में, राइट। देन वी मेड अ ट्रांजिशन टू विंड मिल्स, देन वी मेड ट्रांजिशन टू सोलर। अब प्रॉब्लम ये है कि सोलर और विंड, दीज आर क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी, बट द प्रॉब्लम इज दैट दे आर वेरी एक्सपेंसिव। एक सोलर के लिए सोलर पैनल लगता है, सेमीकंडक्टर, जो आप सीखोगे नेक्स्ट चैप्टर में, वो बहुत महंगे होते हैं, इसके लिए इट इज नॉट फिजिबल। और नंबर टू, मतलब आइडियली स्पीकिंग, आई वाज आल्सो शॉक्ड। 2-3 साल पहले मे बी 2016-17, देयर इज अ म्यूजियम इन पुणे, साइंटिफिक, उसमें एक क्या बोलते हैं, साइंस पार्क है वो बेसिकली। वहां पे एक मैप था, मैप, इंडिया का मैप था, ऑफ कोर्स विद द अरेबियन सी ऑल्सो। वहां पे उन्होंने सर लिख के रखा था कि यहाँ पे इतना सोलर रेडिएशन आता है। आपको अगर पता होगा, पता नहीं पता है कि नहीं, 2015 या 16 में इंडिया एज अ कंट्री दे हैव द लार्जेस्ट सोलर प्लांट इन अरेबियन सी, मुंबई के पास में। तो बहुत लोग बोल रहे थे ये कुछ भी करते, बोले गवर्नमेंट वहां पे पानी में लगा दिया खर्चा बढ़ाने के लिए। बट देन व्हेन यू गो एंड सी, सबसे ज्यादा सोलर रेडिएशन वहां मिलता है। मतलब फॉर द सेम सरफेस एरिया you receive more radiation and hence there is more electricity, and of course land भी यूज नहीं हुआ। करेक्ट। तो ये सब चीजें हैं, चैलेंजिंग टास्क होता है कि वहां से प्रोड्यूस करो फिर सप्लाई करो। विंड मिल का प्रॉब्लम क्या है कि हाइट पे लगता है, विंड मिल तुम कहीं नहीं लगा सकते ना, प्लेटो रीजन में लगा दोगे तो कुछ फायदा नहीं, सिर्फ अच्छा दिखेगा, घूम नहीं रहा है। टरबाइन से प्रोड्यूस करने के लिए पानी चाहिए, हमारे इधर तो इस साल बारिश ही नहीं हुई अब। तो दैट इज वाई इट इज रिक्वायर्ड दैट वी शुड गो टू न्यू सोर्सेस। अब ये न्यू तो नहीं है, लेकिन ये, मतलब आई डोंट नो एग्जैक्ट वैल्यू, लेकिन 1 किलोग्राम ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इतना एनर्जी प्रोड्यूस करता है कि हमारे पूरे देश का 1 साल का काम हो जाएगा, शायद उससे भी ज्यादा हो जाएगा। तो रेडियो एक्टिविटी से लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी कैन बी प्रोड्यूस्ड। अब ऐसा है, कमिंग टू द पॉइंट ऑफ फॉरेन सर्विसेज, 2020-21 में एक डील हुआ, हमारे पास ना यूरेनियम है ना हमारे पास थोरियम है, क्योंकि इंडिया में उसके रिजर्व नहीं है, वो हम ले रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से, और हमारे पास टेक्नोलॉजी भी नहीं है, वो हम ले रहे हैं फ्रांस से। एंड देन वी विल प्रोड्यूस न्यूक्लियर एनर्जी थ्रू विच हमारा इलेक्ट्रिसिटी का, हमारा फ्यूल का, हमारा एनर्जी का रिक्वायरमेंट पूरा होगा। और पूरे दुनिया में झगड़ा इसी चीज का है, एनर्जी। आपको जहां जहां गड़बड़ दिखेगी ना पूरी दुनिया में, वॉर हो रहा है, ये हो रहा है, मोस्टली इज फॉर एनर्जी, मोस्टली। पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट देख लो आप, दे आर फुल ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो एनीवेज, कमिंग टू द पॉइंट, तो जो हेवियर एलिमेंट होते हैं जैसे थोरियम हो गया, यूरेनियम हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा,
दे आर रेडियो एक्टिव, दे आर हाईली अनस्टेबल। और स्टेबिलिटी के तुमको मैंने अभी बताया जो, हाँ वहां पे मैंने मास नंबर बोला था 120, यहाँ पे मैंने एटॉमिक नंबर लिखा है। तो डो नॉट गेट कंफ्यूज कि पिछले स्लाइड में तो मास नंबर बोला था, यहाँ वहाँ वो तो 120 लिखा था, यहाँ पे 82 क्यों, अरे ये एटॉमिक नंबर है। तो एलिमेंट्स विद मास नंबर ग्रेटर देन 120 मतलब एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82 आर अनस्टेबल, और वो उनको स्टेबिलिटी चाहिए तो उनको अपना मास कम करना पड़ेगा। दे रिड्यूस देयर मास बाय रिलीजिंग सम पेनिट्रेटिंग एंड इनविजिबल रेडिएशंस। एक्चुअली रेडिएशन नहीं है उसमें से, एक ही रेडिएशन है, बाकी पार्टिकल्स है। लेकिन जब डिस्कवरी हुआ तो लगा कि रेडिएशन है तो रेडिएशन नाम दे दिया। तो रेडियो एक्टिविटी, दिस प्रोसेस इज नोन एज रेडियो एक्टिविटी। अब जो रेडियो एक्टिव डीके है वो टोटल 3 टाइप के हैं। एक को आप बोलते हो अल्फा डीके, जिसमें अनस्टेबल न्यूक्लिया के अंदर से अल्फा पार्टिकल इमिट होता है। व्हाट इज अल्फा पार्टिकल? हीलियम न्यूक्लियस, मतलब 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। दूसरा है बीटा डीके, मतलब एक अनस्टेबल न्यूक्लिया के अंदर से एक बीटा पार्टिकल रिलीज होता है। बीटा पार्टिकल आर ऑफ 2 टाइप्स। बीटा पार्टिकल 2 टाइप के हैं, एक है बीटा माइनस, एक है बीटा प्लस। बीटा माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन, बीटा माइनस मतलब कौन? इलेक्ट्रॉन। बीटा माइनस मतलब कौन? इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। इलेक्ट्रॉन कैनॉट स्टे इनसाइड द न्यूक्लियस बट इट कैन बी प्रोड्यूस्ड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो जो हेवी एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करते हैं टू रिड्यूस देयर मास, राइट, उसको बोलते हो बीटा माइनस। तो बीटा माइनस क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, राइट। और एक बीटा प्लस भी होता है, एनी गेस? पॉजिट्रॉन, दैट इज नॉट प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन इज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, ऐसा भी होता है। इलेक्ट्रॉन का जुड़वा भाई या बहन, आई डोंट नो। तो पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन और प्रोटॉन में क्या डिफरेंस है? प्रोटॉन का और पॉजिट्रॉन का दोनों का चार्ज सेम है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। लेकिन पॉजिट्रॉन का मास इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। वन व्हाट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? 9.1 इंटू 10⁻31. So it is not a proton, it is a electron with positive charge, that is called as positron. तो न्यूक्लियस के अंदर से बीटा पार्टिकल्स, मतलब बेसिकली बीटा प्लस या फिर बीटा माइनस का इमिशन हो सकता है, हम डिटेल में सीखेंगे ही आज। तीसरा है गामा डीके। गामा डीके इज नथिंग बट गामा रेडिएशंस। आपको याद होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मैंने बताया था आपको, याद है? द मोस्ट एनर्जेटिक पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम इज गामा, गामा रेडिएशन। और स्पेक्ट्रम के हर एक पार्ट का प्रोडक्शन और हर एक पार्ट का एप्लीकेशन, यूज, राइट, अलग अलग है। गामा रेडिएशन दे आर इमिटेड फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस, तो उसका जो सोर्स है ना वो न्यूक्लियर सोर्स है। उसके बाद है एक्सरे, उसके बाद है यूवी, अल्ट्रावायलेट, सॉरी यूवी, उसके बाद विजिबल, फिर इंफ्रारेड एंड माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव। तो स्पेक्ट्रम का सिर्फ गामा का जो पार्ट है उसका सोर्स है न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस के अंदर से रिलीज होता है, हाईली एनर्जेटिक रेडिएशन। तो वन बाय वन वी विल सी ईच ऑफ दिस। तो पहले देख लेते हैं व्हाट इज गामा डीके। तो जब अनस्टेबल न्यूक्लियाई जैसे यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दे रिलीज क्या रिलीज करेंगे? हीलियम का न्यूक्लियस, राइट। सो दीज आर हीलियम एटम्स विथ बोथ द इलेक्ट्रॉन्स रिमूव, मतलब क्या बन गया? हीलियम का न्यूक्लियस। सो व्हाट आर अल्फा पार्टिकल्स? न्यूक्लियाई ऑफ हीलियम, या तो फिर डबल ई आयोनाइज्ड हीलियम एटम, He++। क्योंकि हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों को भगा दिया तो क्या बन गया? He++। व्हाट इज मास ऑफ अल्फा पार्टिकल? अल्फा पार्टिकल इज न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, और हीलियम के न्यूक्लियस में होते हैं 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। तो व्हाट इज मास? 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। लेकिन एक प्रोटॉन को मास को क्या बोल के रखा था? AMU। तो व्हाट इज मास ऑफ प्रोटॉन? 4 AMU। 4 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27, मतलब 6.64 इंटू 10⁻⁻27। ये हो गया मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। व्हाट इज चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल? 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो 2e मतलब 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, तो हम लोग अल्फा डीके के प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। अल्फा डीके मतलब अनस्टेबल न्यूक्लियाई से हीलियम के न्यूक्लियस का इमिशन होना, मतलब हीलियम एटम विद 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड, दीज आर अल्फा पार्टिकल्स।
नाउ सिंस दे आर पॉजिटिवली चार्ज, आपको पता है चार्ज पार्टिकल को अगर आप इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो क्या होता है, डिफ्लेक्शन. सिंस दे आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. सिंपल. They are emitted with velocities ranging from c by 100 to c by 10. मतलब they are basically released with high velocities. c by 100 मतलब 3 into 10 raised to 6 and c by 10 3 into 10 raised to 7. तो जब वो एक न्यूक्लियस से इमिट होगा तो उसका स्पीड होगा 3 into 10 raised to 6 मीटर पर सेकेंड या फिर 3 into 10 raised to 7 मीटर पर सेकेंड, इसके रेंज में. तो दे हैव हाई एनर्जी. आपको ये पता होना चाहिए जिसका एनर्जी या जिसका स्पीड हाई हो उसका पेनिट्रेशन पावर और उसका आयोनाइजेशन पावर भी हाई होता है. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पेनिट्रेशन पावर एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आयोनाइजेशन पावर, एक एक करके समझ लेते हैं. एग्जाम्पल, मेरे पास एक रेडियो एक्टिव सोर्स है जिसमें से अल्फा पार्टिकल इमिट हो रहा है और उसके आगे मैंने रख दिया गैस, लेट अस से इनर्ट गैस. तो जैसे ही अल्फा पार्टिकल रिलीज होगा, इमिट होगा, वो इस गैस में से पास होगा. जब वो इस गैस में से पास होगा तो वो जो एटम के इलेक्ट्रॉन्स है उसके साथ कोलाइड करेगा. कोलाइड करेगा तो एनर्जी का ट्रांसफर होगा और जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहा था वो कोलिजन से एनर्जी मिलने की वजह से कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा. मतलब उसका क्या होगा, आयोनाइजेशन होगा, जिसको जिसको तुम बाइंडिंग एनर्जी भी बोलते हो, राइट. और एक्साइटेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन एनर्जी, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स. So remember, these alpha particles, since they are emitted with very high speeds, they can ionize the gas through which they pass. Gas, जिस गैस में से पास होंगे, they can ionize that gas. मतलब gas will now be ionized. Okay. और अगर किसी मेटल से पास होने लग गए तो मेटल से आर पार तो जाएगा नहीं, लेकिन they have high penetration power. मतलब कुछ मिलीमीटर तक तो अंदर पेनिट्रेट कर जाएंगे. दैट इज द मीनिंग ऑफ, देखो आगे बोला है, दे हैव हाई पेनिट्रेटिंग पावर. तो याद रखना, स्पीड हाई है तो पेनिट्रेशन पावर हाई है और आयनाइजेशन पावर भी हाई है. दे हैव हाई आयनाइजेशन पावर, तो दे कैन आयनाइज गैस आल्सो. अब इंपॉर्टेंटली, अभी थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना. एक एलिमेंट एक्स को हमने डिनोट कैसे किया था, एक्स के लेफ्ट हैंड साइड के टॉप पे लिखा था मास नंबर ए और बॉटम में लिखा था एटॉमिक नंबर जेड. अगर उसमें से एक अल्फा पार्टिकल रिलीज हो गया, अल्फा पार्टिकल मतलब 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, तो मास नंबर कितने से कम होगा, 4 से, क्योंकि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मतलब 4, राइट, करेक्ट. और एटॉमिक नंबर कितने से कम होगा, 2 से, क्योंकि एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. तो एक एक्स एलिमेंट में से जिसका मास नंबर ए था, लास्ट बेंच दोनों, यहाँ ध्यान दो और गड़बड़ मत करो. उठो वहां से, जल्दी जल्दी उठो वहां से. आई डोंट लाइक टू पुट ऑल दिस इन रिकॉर्डिंग, इसलिए मैं कब से देख रहा हूँ, बट आई वाज नॉट सीइंग एनीथिंग, क्योंकि मुझे खुद को डाउट आता है फिर कि आई एम लुकिंग लाइक अ जोकर और समथिंग. तो ठीक है, जोकर भी दिखा तो आई डोंट माइंड अनलेस एंड अनटिल तुमको समझ में आ रहा है तो फाइन. ओके, तो एनीवेज कमिंग टू द पॉइंट, अगर एक एक्स एलिमेंट है जिसका मास नंबर ए है और जिसका एटॉमिक नंबर जेड है, उसमें से अगर अल्फा पार्टिकल रिलीज हो जाता है, निकल जाता है, इमिट हो जाता है, तो मास नंबर 4 से कम हो जाएगा और एटॉमिक नंबर, और मैंने आपको बताया था एटॉमिक नंबर चेंज होना मतलब एलिमेंट चेंज होना, ये याद रखना. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन न्यूक्लियर फिजिक्स. इफ मास, इफ एटॉमिक नंबर इज चेंजिंग विच मीन्स एलिमेंट इज चेंजिंग. तो जो एक्स एलिमेंट था वो बन गया वाई, राइट. तो हमारे पास एलिमेंट था एक्स ए जेड, इसने इमिट कर दिया अल्फा पार्टिकल. अल्फा पार्टिकल का मास नंबर है 4 और एटॉमिक नंबर है 2. तो ये क्योंकि एटॉमिक नंबर चेंज हुआ मतलब एलिमेंट चेंज हो गया, तो एक्स क्या बन गया, वाई. और जो वाई बना है उसका मास नंबर क्या है, A-4, और एटॉमिक नंबर क्या है, Z-2. और ये प्रोसेस हमेशा होता है विद द रिलीज ऑफ एनर्जी. एनर्जी को बोलते हैं क्यू वैल्यू, हम आगे देखेंगे, आज ही देखेंगे, अब भी देखेंगे. और बाय द वे, ये जो एक्स है इसको बोलते हैं पेरेंट न्यूक्लियाई. क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेरेंट न्यूक्लियाई. तो जो ओरिजिनल रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस होता है उसको क्या बोलते हैं, पेरेंट न्यूक्लियाई. उसका कन्वर्जन जो न्यू न्यूक्लियस में हुआ उसको बोलते हैं डॉटर न्यूक्लियाई. क्या बोलते हैं, तो वाई क्या है, डॉटर है, और एक्स क्या है, पेरेंट है. अब इसको सन क्यों नहीं बोलते मुझे नहीं पता. दिस इज डॉटर न्यूक्लियस, दिस इज
पैरेंट न्यूक्लियाई। है द क्लियर? और वेल बाय द वे, ये सिर्फ मैंने आपको एक प्रोसेस बताया, लेकिन ये प्रोसेस चलता जाएगा जब तक फाइनल प्रोडक्ट, मतलब जो फाइनल एलिमेंट है, जब तक वो स्टेबल नहीं बनता। तो नॉर्मली क्या होता है, एक्स अनस्टेबल है तो वाई भी अनस्टेबल है, वाई का जेड में कन्वर्जन होगा, वो भी अनस्टेबल है। ऐसा करते करते जब तक स्टेबिलिटी नहीं आता तब तक ये प्रोसेस चलता रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक्स ने अल्फा डीके किया तो वाई भी अल्फा डीके करेगा। इट इज नॉट लाइक दैट, मे बी वाई विल डू बीटा डीके ऑल्सो, तो वो डिपेंड करेगा। अब ओके, अभी जो एनर्जी रिलीज हुआ इसको हम लोग बोलते हैं क्यू वैल्यू या फिर क्यू फैक्टर। और ये क्यू वैल्यू, it is nothing but exactly, the formula is exactly equal to binding energy. What is binding energy? Mass defect. What is mass defect? Expected mass minus measured mass. यहाँ पे वैसा तो कॉन्सेप्ट है नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपका एक न्यूक्लियस डीक्यू के नया न्यूक्लियस बन रहा है। यहाँ पे होता है द डिफरेंस ऑफ मास ऑफ पेरेंट एंड द डॉटर, या फिर बोल सकते हो प्रोडक्ट, राइट? जो एक्स था, एक्स वो था पेरेंट, तो पेरेंट का मास कितना है, एम एक्स। डॉटर प्लस प्रोडक्ट वाई और अल्फा, इसका मास आ जाएगा एम वाई। एक्चुअली बीच में प्लस होना चाहिए था, इट शुड बी प्लस इन बिटवीन ना, ये गलती से माइनस हो गया है, इट शुड बी प्लस। ओके, इंटू सी स्क्वायर, इंटू सी स्क्वायर, मतलब बेसिकली प्रोडक्ट का और रिएक्टेंट्स का, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, प्रोडक्ट का और रिएक्टेंट्स का, यहाँ पे रिएक्टेंट मतलब एक ही है, इसका जो मास डिफरेंस है इनटू सी स्क्वायर, वो क्या बन जाएगा, क्यू वैल्यू, मतलब एनर्जी रिलीज। तो व्हाट इज एनर्जी रिलीज? इट इज द डिफरेंस ऑफ मासेस ऑफ प्रोडक्ट एंड द रिएक्टेंट्स मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, मतलब मास डिफेक्ट जैसा कुछ है इनटू क्या है, सी स्क्वायर। तो ये भी एनर्जी है जूल में। तो व्हाट इज क्यू वैल्यू? It is the energy released in a nuclear reaction या फिर nuclear decay. It is nothing but the difference of mass of product and the reactants in terms of energy. In terms of energy मतलब multiplied by c square. यहाँ तक क्लियर? तो अभी अल्फा डीके हो बीटा डीके हो, ये अपने साथ क्या रिलीज करते हैं, एनर्जी, बराबर, करेक्ट? तो अल्फा पार्टिकल्स क्या है, हीलियम के न्यूक्लियस है। They are helium atom with 2 electrons removed. They are positively charged, hence they are deflected by electric and magnetic fields. Number 3, properties बताओ। They are released with velocities ranging between 3/100 to 3/10. They have high penetration power. They have high ionization power. When any element undergoes alpha decay, its mass number decreases by 4 and atomic number decreases by 2. Parent nuclei is now converted into daughter nuclei with the emission of an alpha particle along with energy, and that energy is called as Q value. करेक्ट? यहाँ तक क्लियर? दूसरा टाइप का डीके है बीटा डीके। अब बीटा डीके होते हैं या तो इलेक्ट्रॉन या फिर पॉजिट्रॉन्स। पॉजिट्रॉन इज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, जैसे तुमको मैंने बताया। It is a particle with charge of proton but mass of electron. Now again, since they are charged particles, they are deflected by electric and magnetic fields. अब देखो, पॉजिट्रॉन हो या फिर इलेक्ट्रॉन हो, डेफिनेटली ये अल्फा पार्टिकल के कंपैरिजन में लाइट है, वेरी लाइट। वो अल्फा पार्टिकल का मास था 6.64 × 10⁻24 इसका मास होता है 9 × 10⁻31, तो दे आर मच लाइटर। इसका मतलब इनका स्पीड ज्यादा होगा। व्हाट वाज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल? 3 × 10⁻7। इसका 99% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट होता है, 99% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। व्हाट इज 99% ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। उसका 99% कितना होता है? कर लो कैलकुलेट। तो दे आर इमिटेड विद वेरी हाई स्पीड्स, और अगर इनका स्पीड हाई है, इनका स्पीड हायर देन अल्फा पार्टिकल्स है, तो पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होगा। तो दे हैव मोर पेनिट्रेशन पावर कंपेयर्ड टू अल्फा पार्टिकल। दे हैव लेस आयनेशन पावर कंपेयर्ड टू
अल्फा पार्टिकल। व्हाई लेस, व्हाई नॉट मोर? हाँ, तो बोलते हैं इसका स्पीड ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है, तो आयोनाइजेशन पावर भी ज्यादा होना चाहिए। नहीं, मास का रिलेशन नहीं है इधर। सोचो, इट हैज समथिंग टू डू विथ कोलिजन क्रॉस सेक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलिजन क्रॉस सेक्शन? थोड़ा सोचो, मेरे पास एक गैस था, उसमें एटम्स थे, उसमें इलेक्ट्रॉन था जो रिवॉल्व हो रहा था। अल्फा पार्टिकल रिलीज हुआ, कोलाइड कर गया। ठीक, अल्फा पार्टिकल का साइज बड़ा होता है, तो कोलिजन क्रॉस सेक्शन बड़ा है, मतलब चांसेस ऑफ कोलाइडिंग इज मोर। बीटा पार्टिकल छोटा पार्टिकल है, इवन दो इट हैज मोर एनर्जी, लेकिन इसका क्रॉस सेक्शन छोटा है, तो टक्कर होने के, कोलिजन होने के चांसेस कम है, इसका कोलिजन क्रॉस सेक्शन कम है। अब कोलिजन होगा तो आयनेशन होगा ना, जब कोलिजन क्रॉस सेक्शन छोटा है तो फिर आयनेशन कहां से होगा? तो यहाँ पे आयनेशन का पावर क्या है? इट इज लेस। सही है। जैसे अल्फा पार्टिकल इमिट हुआ था तो मास नंबर 4 से कम हुआ था और एटॉमिक नंबर 2 से कम हुआ था। यहाँ पे डिपेंड करता है कि बीटा माइनस रिलीज हुआ है कि बीटा प्लस, मतलब इलेक्ट्रॉन की पॉजिट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन, वैसे बाय द वे इफ यू आर नोटिसिंग प्रॉपरली, होना चाहिए था, कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन हो, डीके हो, फ्यूजन रिएक्शन हो, कुछ भी हो, वो इक्वेशन चार्ज कॉन्जर्वेशन फॉलो करता है। देखो, लेफ्ट हैंड साइड पे ए और जेड था, राइट हैंड साइड पे क्या है? ए -4 + 4 मतलब कितना है? ए है। जेड -2 + 2 मतलब कितना है? जेड है। ओके, तो मास नंबर और एटॉमिक नंबर कॉन्जर्व होना चाहिए। तो अगर मेरे पास एक एलिमेंट था एक्स विथ मास नंबर ए एंड एटॉमिक नंबर जेड, और अगर उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन नंबर क्या होता है? -1, जेड नंबर इज -1, इलेक्ट्रॉन इज -1। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, पहली बात तो इलेक्ट्रॉन का एटॉमिक नंबर होता नहीं है, हम -1 लिखते हैं, बराबर। एक एलिमेंट है एक्स विथ एटॉमिक नंबर जेड, इलेक्ट्रॉन गया, मतलब -1 E0। अब जीरो क्यों लिखा? व्हाट इज मास नंबर? मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। मास नंबर में तुम इलेक्ट्रॉन काउंट करते हो क्या? तो फिर मास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? हाँ, तो इसलिए जीरो लिखा है। आया बात समझ में? इलेक्ट्रॉन गया, इलेक्ट्रॉन गया तो फिर क्या लिखेंगे वहां पे? क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन गया तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? -1। अगर ये -1 है तो जेड नंबर कॉन्जर्व करने के लिए जो न्यू एलिमेंट बना है वहां पे क्या होगा? Z+1। Z+1 -1 इज जेड। और मास नंबर चेंज होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास नंबर नहीं होता है। सिमिलरली जब पॉजिट्रॉन इमिट हुआ, मतलब +1 E0, तो जेड नंबर क्या होगा? Z-1। मास नंबर चेंज होगा? नहीं होगा। क्या? नहीं। करेक्ट। तो जब इलेक्ट्रॉन इमिट होता है तो जो डॉटर एलिमेंट होती है उसका जेड नंबर 1 से बढ़ता है, और जब पॉजिट्रॉन इमिट होता है तो डॉटर एलिमेंट का जेड नंबर 1 से कम होता है, बराबर। अब इसके आगे भी कुछ, विथ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन देयर इज ऑलवेज इमिशन ऑफ एंटी न्यूट्रिनो। क्या बोलते हैं इसको? ये जो नू बार दिख रहा है तुमको, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये वेव नंबर भी नहीं है, इसको बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो। विथ इमिशन ऑफ पॉजिट्रॉन देयर इज इमिशन ऑफ न्यूट्रिनो। तो जब पॉजिट्रॉन इमिट हुआ, जब क्या इमिट हुआ? पॉजिट्रॉन, तो कौन सा पार्टिकल इमिट हुआ? न्यूट्रिनो। जब पॉजिट्रॉन इमिट हुआ तो क्या इमिट हुआ? और जब इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ तो क्या इमिट हुआ? एंटी न्यूट्रिनो। बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको शायद तुमने सुना होगा, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड ऐसा कुछ एक है, जो हम लोग यूनिवर्स जब बना था उसका मैपिंग कर रहे हैं, वो एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल से ही हो रहा है। अब ये कब होता है वो समझ लो, जब न्यूट्रॉन का कन्वर्जन प्रोटॉन में हो। देखो, इनसाइड द न्यूक्लियस दो ही चीज है, कौन है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। अब होता क्या पता है? न्यूट्रॉन का कन्वर्जन प्रोटॉन में होता रहता है, प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में होता रहता है, चलता रहता है उनका। न्यूट्रॉन विल गेट कन्वर्टेड टू प्रोटॉन, प्रोटॉन विल गेट कन्वर्टेड टू न्यूट्रॉन। अब एक बात बताओ, न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना था? 0। न्यूट्रॉन का कन्वर्जन किसमें हो गया? प्रोटॉन पे चार्ज कितना है? +E, +E। तो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा तुमने न्यूट्रॉन, दैट इज 0 चार्ज, उसका कन्वर्जन किसमें हो गया? पॉजिटिव, +E में हो गया। ठीक है, बराबर। बैलेंस हुआ क्या ये?
तो प्लस ई अगर हुआ है तो माइनस ई भी होना चाहिए। तो न्यूट्रॉन का जब कन्वर्जन प्रोटॉन में होगा, साथ में कौन इमिट होगा? इलेक्ट्रॉन। तो व्हेन न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड टू प्रोटॉन, इट इज ऑलवेज accompanied with an electron, and electron का emission होना तो साथ में कौन आता है? एंटी न्यूट्रिनो, राइट? करेक्ट। अब प्रोटॉन का कन्वर्जन न्यूट्रॉन में हुआ तो क्या होगा? प्रोटॉन मतलब प्लस ही, न्यूट्रॉन मतलब जीरो, तो साथ में कौन आएगा? हाँ, पॉजिट्रॉन आएगा ना। इधर प्लस ही था तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन शुड आल्सो हैव प्लस ही, तो उसके साथ कौन आने वाला है? न्यूट्रिनो, करेक्ट। तो न्यूट्रॉन का कन्वर्जन प्रोटॉन में हुआ तो कौन कौन इमिट हुआ? इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन एंड। अब ये याद रखना, ये याद रखना, ये काम की चीज है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाकी का हम देखते हैं बाद में।